This is Tarun from Hacker Report. We are here with the second part of C programming language tutorial C102. So we will understand about the flow control statements in C language and the loops in C language. So let us get started. Here I have opened my Visual Studio Code IDE and we are in the flow control. I am in the C101 folder, so I am opening my terminal. So I have opened my terminal. I am changing the directory from CD to flow control because I will work on the flow control directory. So now I am in the C101 inside the flow control. Okay, so as I have wrote the programs, so this will be a better thing to understand and explain you all. So we have talked about why we use decision making in the previous lectures. So let us talk about the if statement. What is the if statement? So if statement syntax is like this. In if statement there is an expression. If the expression becomes true, then the statement inside the curly braces of the if block are executed, and if the if statement is not true, then these statements, block of statement inside the curly braces of if block will not be executed. So let us understand with a example. So this is an example of program to display a number if it is a negative. Means हमें क्या बताना है कि यूज़र एक नंबर इनपुट करेगा, ठीक है, हमें बताना है कि क्या वो नंबर नेगेटिव है क्या. अगर वो नेगेटिव है तो हमें यूज़र को बताना है, और अगर वो नेगेटिव नहीं है तो हमें यूज़र को नहीं बताना है कि वो नेगेटिव है या नहीं, सिर्फ नेगेटिव का ही बताना है. तो हमने प्रोग्राम लिखा सिंटैक्स वाइज #include stdio.h इंट मैन. वेरिएबल मैंने इंट नंबर डिक्लेयर किया है, ठीक है. प्रिंटफ से मैं एक मैसेज दे रहा हूँ यूज़र को कि एंटर अन इंटीजर एंटर करो, ये आउटपुट स्क्रीन पर होगा. फिर मैं यूज़र से स्कैनफ के थ्रू उस नंबर को इनपुट लूँगा. फिर मैंने एक कंडीशन लगाई है, इफ़ कंडीशन. इफ़ नंबर इज़ लेस दैन 0, नंबर इज़ लेस दैन 0 के लिए मैंने कंडीशन लगाई है. मतलब अगर जो नंबर यूज़र इनपुट कर रहा है अगर वो लेस दैन 0 है तो लाइन नंबर 21 एग्जीक्यूट हो जाए, और अगर नंबर 0 से बड़ा है तो लाइन नंबर 21 एग्जीक्यूट ना हो. ये काम होता है इफ़ स्टेटमेंट का. और जो प्रिंटफ लाइन नंबर 24 पर है ये दोनों केसेस में चलेगा. और रिटर्न 0 मीन्स प्रोग्राम विल रन सक्सेसफुल. तो मैं इस प्रोग्राम को एक बार रन कर लेता हूँ. मेरा यहाँ पर नेमिंग कन्वेंशन गलत है फाइल का, तो आप भी याद रखें. आपको फाइल नेमिंग कन्वेंशन कुछ इस तरीके से रखना है, डायरेक्ट if.c, ठीक है, g++ if.c. मैंने इसे कंपाइल किया, ठीक है. मेरे पास a.out फाइल बन गई है. पिछली बार हमने देखा था कि हम कैसे एग्जीक्यूटेबल फाइल को भी नेम दे सकते हैं, लेकिन इस बार मैं आपको इस तरीके से दिखाना चाहता हूँ कि किस तरीके से एक डिफ़ॉल्ट VS कोड डिफ़ॉल्ट एग्जीक्यूटेबल फाइल बनाता है. तो उसने a.out करके हमारे लिए डिफ़ॉल्ट एग्जीक्यूटेबल फाइल बनाई है. अब मैं उस फाइल को रन करूँगा, ठीक है. जब मैं फाइल को रन करता हूँ तो मुझसे एंटर एन इंटीजर मांग रहा है. वो इंटीजर में देता हूँ 12. जब मैंने 12 दिया तब मुझे क्या रिज़ल्ट मिला, द इफ़ स्टेटमेंट इज़ ईजी. लाइन नंबर 24 मेरे पास प्रिंट हो गया, लेकिन लाइन नंबर 21 प्रिंट नहीं हुआ. अगेन एक बार मैं फिर से चला कर देखता हूँ. मैं क्या करता हूँ, -2 देता हूँ. जब मैं -2 देता हूँ तो मुझे मिलता है कि यू एंटर्ड -2. लाइन नंबर 21 एग्जीक्यूट हो जाता है. तो
इफ़ कंडीशन में नंबर इज़ लेस देन 0 है तो मेरा इफ़ वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, और अगर कंडीशन फॉल्स है तो ये वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं इफ़ एल्स की। ठीक है, इसका मैं नेमिंग कन्वेंशन तो नेम इसका सही कर लेता हूँ क्योंकि एग्जीक्यूट होने में हमें प्रॉब्लम देगा। इफ़ एल्स स्टेटमेंट इज़ वेरी सिमिलर टू इफ़ स्टेटमेंट। इफ़ स्टेटमेंट में हमारे पास होता था कि एक एक्सप्रेशन होता था, अगर एक्सप्रेशन ट्रू है तो उसका ब्लॉक एग्जीक्यूट हो जाता था, लेकिन अगर एक्सप्रेशन फॉल्स होता तो हमने कोई ब्लॉक नहीं दिया था कि क्या अगर एक्सप्रेशन फॉल्स है तो क्या एग्जीक्यूट होगा। तो इफ़ एल्स ने हमारी उसी में हेल्प की। इफ़ क्या करता है, अगर इफ़ के अंदर जो लिखी कंडीशन अगर वो ट्रू है तो इफ़ वाला ब्लॉक चलेगा, और अगर वो कंडीशन फॉल्स है तो एल्स वाला ब्लॉक चलेगा। ठीक है, इसका भी एग्जांपल हम देख लेते हैं। इसका बहुत ही बेसिक सा एग्जांपल है। कई बार पूछा जाता है कि कोई इंटीजर इवन है या ऑड है, इसका प्रोग्राम बनाओ। ठीक है, तो इसका प्रोग्राम कुछ इस तरीके का है कि मैंने एक वेरिएबल इंटीजर लिया है। ठीक है, मैंने यूज़र से बोला है कि एंटर इंटीजर, और स्कैन करवा लिया है उसको, स्कैन एफ से इनपुट लिया। फिर मैं चेक कर रहा हूँ कि क्या नंबर इवन है या ऑड है। तो इवन ऑड चेक करने के लिए कंडीशन क्या होती है, किसी भी नंबर को जब हम 2 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर 0 आना चाहिए। ठीक है, रिमाइंडर 0 आया किसी भी नंबर को 2 से डिवाइड करने पर, मतलब वो 2 से डिविजिबल है, और जो 2 से डिविजिबल होता है वो इवन नंबर होता है। तो हमारे पास जो रिमाइंडर, जिस चीज़ से हम रिमाइंडर निकालते हैं उसके लिए हम मॉड्यूलस ऑपरेटर का यूज़ करते हैं सी लैंग्वेज में। तो हमने क्या किया, नंबर मॉड्यूलर 2, मतलब नंबर को 2 से डिवाइड किया ताकि हमें रिमाइंडर मिल सके। तो हम चेक करेंगे कि जो इस एक्सप्रेशन से जो रिमाइंडर मिल रहा है वो नंबर क्या 0 के इक्वल है। ठीक है, अगर वो 0 के इक्वल हुआ, डबल इक्वल से लगा है, मतलब दोनों में इक्वलिटी चेक हो रही है, अगर ट्रू है तो हमारा इफ़ वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, और अगर नहीं है तो हमारा एल्स वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, तो हम एक बार प्रोग्राम को इसको चला कर देखते हैं। G++ इफ़ एल्स डॉट सी एंटर किया, प्रोग्राम सही से रन हुआ। ./a.out एंटर करता हूँ, फिर उसने मुझसे इंटीजर मांगा, एंटर एन इंटीजर। तो अब मैं क्या करता हूँ कि पहले मैं एक इवन नंबर डालता हूँ, मान लीजिए मैं 4 डाल रहा हूँ। ठीक है, इवन नंबर मैंने डाला, मैं एंटर करता हूँ तो मुझे क्या मिल रहा है, 4 इज़ एन इवन इंटीजर। सही है, मेरा प्रोग्राम सही चला। फिर से मैं एक बार चला कर देखता हूँ। ./a.out जब मैं एंटर करता हूँ, अब मैं एक इवन नहीं ऑड नंबर डालता हूँ, ऑड नंबर में 3 डालता हूँ, एंटर करता हूँ, 3 इज़ एन ऑड इंटीजर। ठीक है, तो मेरा प्रोग्राम एक सक्सेसफुली रन हो गया। तो मतलब मैं, अगर मुझे कुछ कंडीशंस ट्रू है और कुछ लाइन ऑफ कोड को एग्जीक्यूट कराना है तो मैं इफ़ में डालूंगा, और अगर कुछ फॉल्स कंडीशन के लिए भी लाइन ऑफ कोड एग्जीक्यूट कराना है तो मैं उसे एल्स कंडीशन के अंदर डाल दूंगा। ठीक है, अब बात करते हैं इफ़ एल्स लैडर की, कि ये इफ़ एल्स लैडर क्यों आया। ठीक है, मान लीजिए कि हमारे पास एक कंडीशन नहीं है, हमारे पास 2 या 3 कंडीशन है कि यार इस कंडीशन पर भी चेक करना है, उस कंडीशन पर भी चेक करना है, अगली कंडीशंस पर भी चेक करना है। देख लेते हैं कि इफ़ एल्स लैडर का क्या काम होता है। मतलब हमारे पास अगर कुछ 2 या 3 कंडीशंस होती है तो उन कंडीशंस को कैसे यूज़ किया जाए इफ़ एल्स कंडीशन में। मान लो कि हमारे पास 2 इंटीजर्स हैं, नंबर 1 नंबर 2। ठीक है, मुझे चेक करना है कि क्या दोनों नंबर इक्वल है, क्या दोनों नंबर में से एक नंबर नंबर 1 नंबर 2 से बड़ा है, या चेक करना है क्या नंबर 1 छोटा है और नंबर 2 बड़ा है। ठीक है, तो हमारे पास क्या 3 कंडीशंस हो गई है। पहली कंडीशन, दोनों की इक्वलिटी चेक करना है, फिर दोनों में ग्रेटर कौन है वो चेक करना है, और लेस कौन है वो चेक करना है। तो इसका काम हम इफ़ एल्स लैडर से करते हैं। तो इसके अंदर क्या होता है कि पहले इफ़ कंडीशन होती है, इसके अंदर हम क्या लिख रहे हैं कि नंबर 1 नंबर 2 के इक्वल है क्या। अगर हाँ तो लाइन नंबर 26 को आप एग्जीक्यूट कर दो, नहीं, अगर नहीं तो दूसरी कंडीशन चेक करो, क्या नंबर 1 नंबर 2 से बड़ा है। अगर हाँ तो लाइन नंबर 31 एग्जीक्यूट कर दो, और अगर नहीं, नंबर 1 नंबर 2 से बड़ा भी नहीं है और बराबर भी नहीं है, तो कंडीशन क्या आएगी हमारे पास कि नंबर 1 छोटा है। ठीक है, तो हम एल्स वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट करवा देंगे। अब हम इसे समझ सकते हैं, ये
इफ़ एल्स हुआ और ये जो दूसरा है ये एक इफ़ एल्स हुआ। ठीक है, तो हम इसे इफ़ एल्स लैडर के नाम से भी जानते हैं, जिसमें इफ़ एल्स इफ एल्स इफ एल्स इफ एल्स इफ ऐसे ब्लॉक्स चलते हैं। लास्ट में एल्स देना इज़ नॉट कंपलसरी। ठीक है, सो यहाँ पर प्रिंट एफ होगा लाइन नंबर 36 पर अगर दोनों कंडीशंस ऊपर वाली सेटिस्फाई नहीं होती है। इस प्रोग्राम को हम रन करके देख लेते हैं। मुझसे वो 2 इंटीजर्स मांग रहा है कि आप 2 इंटीजर्स दो, तो मैं क्या करता हूँ कि मैं देता हूँ 5 और टैप करके मैं दे देता हूँ 6। ठीक है, एंटर करता हूँ तो मुझे क्या मिल रहा है, रिज़ल्ट 5 लेस देन 6, मतलब 5 छोटा है और 6 बड़ा है। ठीक है, तो उसने मुझे सही दिया। मैं फिर से एक बार चेक करता हूँ। अब मैं दोनों इक्वल नंबर्स देता हूँ, 3 टैप 3, तब मुझे रिज़ल्ट मिलता है कि 3 इक्वल टू 3, मतलब दोनों ही बराबर हैं। एक बार मैं पहला वाला नंबर जो है वो बढ़ा देता हूँ, दूसरा वाला नंबर छोटा देता हूँ, तब मुझे मिलता है 6 ग्रेटर देन 3। ये होता है इफ एल्स लैडर। ठीक है, बात करते हैं नेस्टेड इफ़ की, कि नेस्टेड इफ़ क्या होता है। नेस्टेड इफ़ के अंदर एक इफ़ कंडीशन के अंदर हम इफ एल्स कंडीशन ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो जो हमने पुराना प्रोग्राम इफ एल्स लैडर के अंदर बनाया वही प्रोग्राम हम थोड़ा मॉडिफाई करके नेस्टेड इफ़ के अंदर बनाने की कोशिश करते हैं। 2 इंटीजर्स हमने लिए, 2 वेरिएबल्स प्रिंट करवाया, यूज़र से इनपुट लिए दोनों नंबर्स। फिर हम क्या चेक कर रहे हैं कि क्या नंबर 1 नंबर 2 से बड़ा या बराबर है। ठीक है, हमारे पास ऑपरेटर होता है ग्रेटर देन इक्वल टू, तो क्या होता है कि इसके अंदर दोनों कंडीशन हो गई, नंबर 1 बड़ा भी हो सकता है और नंबर 1 बराबर भी हो सकता है। ठीक है, तो इफ़ के अंदर हमने दोनों कंडीशन लिखी। ठीक है, इफ़ वाले ब्लॉक की हम बाद में समझते हैं, पहले एल्स वाले में आते हैं। एल्स वाला पार्ट क्या बताएगा कि ये लेस देन है, क्योंकि इफ़ वाले में हमने बता दिया कि ये ग्रेटर और इक्वल है, कंडीशन में ट्रू होगा तो ये वाला लाइन नंबर 24 टू 29 एग्जीक्यूट होगा, और नहीं अगर तो लाइन नंबर 32 एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, फिर इफ़ कंडीशन के हमने अंदर फिर एक कंडीशन लगाई, क्या नंबर 1 नंबर 2 के इक्वल है। अगर इक्वल है तो दोनों इक्वल शो करेंगे, और अगर नहीं है तो नंबर 1 नंबर 2 से बड़ा है। ठीक है, इसे भी कंपाइल कर लें। ./a.out। ठीक है, एंटर करता हूँ। 2 इंटीजर्स मुझसे मांग रहा है, मैं पहले देता हूँ 3 टैप 6, 3 इज़ लेस देन 6, करेक्ट आउटपुट। ./a.out करता हूँ, फिर 2 इंटीजर्स देता हूँ। अब मैं दोनों ही इंटीजर्स को इक्वल देता हूँ। अब मेरे पास आता है रिज़ल्ट कि दोनों ही इक्वल है। ठीक है, एक बार फिर से एग्जीक्यूट करता हूँ, पहला नंबर बढ़ा देता हूँ, दूसरा नंबर छोटा देता हूँ। अब मेरे पास क्या आ रहा है, 6 ग्रेटर देन 3 आ रहा है। ठीक है, मतलब मेरा प्रोग्राम सक्सेसफुली रन हो गया। ठीक है, तो ये होता है डिसीजन मेकिंग्स के। हमारे पास इतने स्टेटमेंट होते हैं, हमारे पास स्विच स्टेटमेंट भी होता है जिसकी हम बात करते हैं आगे। अब आता है लूप्स। लूप्स हम इसलिए यूज़ करते हैं कि एक ही चीज़ को वो बार बार रिपीटेडली टास्क करते रहता है। अगर मैं आपको बोलूँ कि 1 to 10 का नंबर प्रिंट करने के लिए प्रोग्राम बनाओ, तो आप क्या करेंगे, printf1 printf2 printf3 printf 10 बार लिख देंगे और 10 बार printf से आउटपुट 1 to 10 प्रिंट हो जाएगा। लेकिन अगर मैं आपको बोलूँ कि 1000 बार या 1 लाख तक के नंबर्स को प्रिंट करो, तो आपके लिए थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। कंप्यूटर के लिए मुश्किल नहीं होगा, आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा कोड लिखना। तो इसलिए हमारे पास एक लूप होता है कि वो लूप बार बार चलते रहता है। बस हमें उसे कंडीशन बताना है कि आपको कहाँ रुकना है, तब तक आप चलते जाओ, आपको कहाँ रुकना है। ठीक है, तो उसके लिए हमारे पास लूप होता है। 3 तरीके के हमारे पास लूप्स होते हैं, फॉर लूप, वाइल लूप, डू वाइल लूप। तो हम फॉर लूप की बात करते हैं। फॉर लूप का सिंटेक्स कुछ ऐसा होता है कि फॉर पैरेंथेसिस में हमारे पास 3 कंडीशंस होती है, तीनों ही सेमीकोलन से सेपरेटेड होती है। फर्स्ट कंडीशन होती है इनिशियलाइजेशन, मतलब वैल्यू को कहाँ से स्टार्ट करना है, उसका स्टार्टिंग पॉइंट, उसका डेस्टिनेशन। ठीक है, और वो किस तरीके से चलेगा। ठीक है, उसका अपडेट या काउंटर, मतलब किस तरीके से उसकी वैल्यू बढ़ेगी। अगर मैं इनिशियलाइजेशन 1 से करता हूँ
और कहता हूँ कि आपके 100 तक जाना है, तो आपको कैसे जाना है, आपको 1 से 2 पे जाना है, 2 से 3 पे, 3 से 4, ऐसे करते करते आपको 1 स्टेप अहेड जाकर 100 तक जाना है। ठीक है, तो उसके लिए हमें इनिशियलाइज़ करना होगा। एक्सप्रेशन मतलब कंडीशन देना होगा कि इस कंडीशन, अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाती है तो आपको वहीं पर स्टॉप कर देना है लूप को। और अपडेट काउंटर में हम देते हैं कि आपको कितने स्टेप्स आगे चलना है। ठीक है, और इसके अंदर स्टेटमेंट, ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट, जो कि हमारे जितनी बार लूप चलेगा उतनी बार ये ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होंगे। तो प्रोग्राम देख लेते हैं हम कि हम 1 to 10 के नंबर्स प्रिंट करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम प्रोग्राम कैसे लिखेंगे। तो मैंने एक वेरिएबल लिया है, आई वेरिएबल। ठीक है, फिर फॉर लूप मैंने उसके अंदर लगाया। फॉर लूप में मैंने क्या किया, आई की वैल्यू 1 दी, आई को इनिशियलाइज़ किया कि आई 1 से स्टार्ट होगा। उसमें मैंने कंडीशन दी कि आई की वैल्यू लेस देन 11 होना चाहिए। जब तक आई की वैल्यू लेस देन 11 है तब तक आप लूप चलाते रहिए, और आई की वैल्यू को हमेशा 1 से इंक्रीमेंट करना है। ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके से चलता है कि जब भी फॉर लूप आता है सबसे पहले वो इनिशियलाइज होता है कि हाँ आई की वैल्यू 1, फिर वो चेक करता है कि आई की वैल्यू जो है वो 11 से लेस है। अगर वो ट्रू होती है तो हमारा लाइन नंबर 18 वाला ब्लॉक ऑफ कोड चलता है, आई प्रिंट होता है। आई प्रिंट होने के बाद फिर वो जाता है आई प्लस प्लस पर। जब आई प्लस प्लस होता है, ठीक है, तो 1 की वैल्यू हमारी 2 हो जाती है। 2 के बाद फिर वो चेक करता है कंडीशन, फिर वापस वो आई इक्वल टू 1 इनिशियलाइज़ नहीं करता, ये सिर्फ एक ही बार करता है जब हमारा फॉर लूप चलता है। ठीक है, तो हमारी फर्स्ट स्टेप, सेकंड, थर्ड स्टेप, फोर्थ स्टेप, फिर फोर्थ के बाद वो डायरेक्ट सेकंड स्टेप पर आता है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिर वो फर्स्ट स्टेप पर वापस नहीं जाता जब तक हमारा लूप ख़त्म नहीं होता। जब हमारी कंडीशन मैच हो जाती है, ठीक है, जैसे ही कंडीशन मैच होगी फॉर लूप के अंदर हमारा टर्मिनेटर नहीं आएगा और हमारा टर्मिनेटर फॉर लूप के बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो मैं इस प्रोग्राम को चला कर देखता हूँ, G++ फॉर लूप डॉट सी। ठीक है, नेमिंग कन्वेंशन के कारण ये प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, स्पेस बीच में, नाम में बीच में स्पेस नहीं होता है। फॉर लूप डॉट सी अगेन मैं चलाता हूँ, G++ फॉर लूप डॉट सी डॉट स्लैश ए डॉट आउट। अब देखो मेरे पास 1 to 10 के नंबर्स प्रिंट हो चुके हैं स्क्रीन पर। वाइल लूप, हमारा फॉर लूप चला और 1 to 10 के नंबर्स हमारे पास आ चुके हैं। ठीक है, वाइल लूप की बात करते हैं कि वाइल लूप कैसे काम करता है। वाइल लूप भी सेम वर्क करता है फॉर लूप के तरीके से। वाइल, एक्सप्रेशन और उसके अंदर स्टेटमेंट। ठीक है, तो इसका हम प्रोग्राम देख लेते हैं। इस प्रोग्राम में हम नंबर 1 to 5 इंक्रीमेंट करवाते हैं, 1 to 5 को प्रिंट करवाएंगे। इनिशियलाइज मैंने उसे 1 से किया। अब मैं वाइल को क्या कर रहा हूँ, वाइल का काम क्या होता है कि जब तक कंडीशन मैच ना हो तब तक चलते जाओ, जब तक कंडीशन ट्रू ना आए तब तक चलते जाओ। ठीक है, आई लेस देन इक्वल्स टू 5। ठीक है, कंडीशन ट्रू है तो ब्लॉक के अंदर आ जाओ। आई मीन्स 1, 1 इज़ लेस देन 5 तो प्रिंट एफ कर दो। प्रिंट एफ स्टेटमेंट चलेगा, आई की वैल्यू इंक्रीमेंट होगी, आई की वैल्यू 2 हो जाएगी। 2 इज़ लेस देन 5 सही है तो लाइन नंबर 18 प्रिंट होगा, फिर इंक्रीमेंट हो जाएगा, आई की वैल्यू 3। ऐसे करते करते आई की वैल्यू 5 जब होगी, 5 इक्वल टू 5 प्रिंट होगा, आई की वैल्यू 6 होगी, 6 आके वापस वाइल लूप के अंदर आएगी, फिर चेक होगा क्या 6 इज़ लेस देन 5, स्टेटमेंट फॉल्स, लूप के बाहर आ जाएंगे हम। ठीक है, चेक करते हैं, G++ वाइल डॉट स्लैश ए डॉट आउट। हमारे पास 1 to 5 प्रिंट हो गया है वाइल लूप की मदद से। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, हमारे पास डू वाइल लूप होता है। डू वाइल लूप इज़ सिमिलर टू वाइल लूप, दोनों का काम एक जैसा ही होता है, लेकिन वाइल लूप के अंदर क्या होता है, वाइल लूप में पहले कंडीशन चेक होती है उसके बाद स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होता है। लेकिन डू वाइल में क्या होता है कि पहले स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाता है उसके बाद कंडीशन चेक होती है। ठीक है, हमने क्या किया, एक डबल करके वेरिएबल बनाया, डबल नंबर करके, और एक सम करके हमने इनिशियलाइज़ किया, सम इक्वल्स टू 0। हम क्या कह रहे हैं कि
ऐड नंबर्स अंटिल द यूज़र एंटर 0, मतलब जब तक यूज़र 0 नहीं एंटर करता है तब तक आप जितने भी नंबर यूज़र एंटर करें उन सब का एडिशन कर दो। जैसे ही यूज़र 0 एंटर करे आप लूप से बाहर आ जाओ, ठीक है। अब प्रोग्राम टर्मिनेट कर दो। तो इस तरीके का हम प्रोग्राम बना रहे हैं। हमने क्या लिखा, डू में हम क्या कर रहे हैं कि डू में पहले कंडीशंस एग्जीक्यूट होगी, फिर वाइल के पास आएगा, फिर कंडीशन चेक होगी। अगर कंडीशन ट्रू है तो वापस डू के अंदर जाएगा, ब्लॉक्स एग्जीक्यूट करेगा, फिर कंडीशन चेक करेगा, फिर डू में जाएगा। जहाँ पर कंडीशन फॉल्स आ गई उसके बाद वो डू में न जाते हुए अगली लाइन पर शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास नंबर, हम यूज़र जो है नंबर एंटर करेंगे। नंबर अगर हम 0 एंटर करेंगे तो लूप से बाहर आ जाएंगे, और अगर नंबर हम 0 नहीं एंटर करेंगे तो लूप चलता ही जाएगा। चला कर देखते हैं। हमसे इनपुट मांग रहा है हमारा प्रोग्राम, तो हम इनपुट देते हैं 2। मैंने 2 दिया, उसने फिर मांगा। फिर क्यों मांगा? क्योंकि उसने कंडीशन चेक की, वाइल की कंडीशन ट्रू है तो उसने वापस से डू पर भेज दिया उसका कर्सर, ठीक है। फिर से उसने मांगा, अब मैं 6 देता हूँ। फिर कंडीशन ट्रू है, फिर वाइल ने डू के पास कर्सर भेजा, अब मैं 0 डालता हूँ। तो अब वाइल जो है वह डू को एग्जीक्यूट नहीं होने देगा, वो लूप से बाहर आ जाएगा। जैसे ही मैं 0 मारकर एंटर करता हूँ तो वो मुझे सम दे देगा, सम 8.0। जितने भी नंबर्स मैंने एंटर किए उन सभी का सम दे देगा मुझे लाइन नंबर 24 का। तो ये काम होता है डू वाइल का। तो वाइल लूप पहले कंडीशन चेक करता है, फिर ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट करता है और कंडीशन ट्रू होती है तो। और डू वाइल क्या करता है कि पहले जो भी ब्लॉक ऑफ कोड है वो एग्जीक्यूट कर देगा, उसके बाद कंडीशन चेक करेगा। मतलब एक बार तो डू वाइल चलता ही चलता है, बिना कंडीशन चेक किए भी डू वाइल एक बार चल जाता है, ठीक है। बात करते हैं ब्रेक स्टेटमेंट की। ब्रेक स्टेटमेंट क्या होता है? लूप्स में हमारे पास कई बार ऐसा होता है कि अगर कोई हमें कुछ एक पर्टिकुलर नंबर पर ही ब्रेक करना है कि यार मुझे 1 to 10 तक नंबर प्रिंट करवाना है, लेकिन मुझे 7 पर जाकर ब्रेक हो जाए, मतलब 7 तक जाए और मेरा प्रोग्राम एंड हो जाए या मैं उस लूप के बाहर आ जाऊं, ठीक है। तो ब्रेक की बात कर लेते हैं। हम क्या प्रोग्राम बना रहे हैं कि प्रोग्राम टू कैलकुलेट द सम ऑफ नंबर्स का सम करना है हमें। इफ़ द यूज़र एंटर्स अ नेगेटिव नंबर द लूप्स टर्मिनेट, मतलब हमें पॉजिटिव नंबर्स का सम करना है और अगर यूज़र कोई नेगेटिव नंबर एंटर कर देता है तो हमें लूप से बाहर आ जाना चाहिए। कंडीशन सिर्फ इतना है कि हमें 10 ही नंबर का सम करना है, ठीक है, क्योंकि हमने लूप की जो डेस्टिनेशन है, लूप की जो एक्सप्रेशन है उसको लेस देन इक्वल टू 10 रखा है उसकी कंडीशन को, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर एक वेरिएबल डिक्लेयर किया i, एक नंबर और एक सम के अंदर वैल्यू हमारी स्टोर होगी। एक फॉर लूप चला रहा हूँ जो 1 से लेकर 10 तक चलेगा, हर बार 1 से इंक्रीमेंट होगा, यूज़र से नंबर मांगेगा, ठीक है, और यूज़र नंबर एंटर करेगा। उसके बाद चेक किया जाएगा कंडीशन, क्या जो नंबर है वो लेस देन 0 है। अगर नंबर लेस देन 0 हुआ तो आपको ब्रेक कर देना है, मतलब लूप टर्मिनेट कर देना है, लूप से बाहर आ जाना है। और अगर नहीं तो आपको ये हमेशा चलता रहेगा, सम प्लस इक्वल्स टू नंबर, ठीक है। तो एक बार चेक कर लेते हैं हम। जो ब्रेक होगा, जहाँ पर हमारे प्रोग्राम को ब्रेक दिखेगा, जहाँ पर हमारा रिटर्न ब्रेक पर आएगा, वैसे ही उसके बाद का कोई भी कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा उस लूप में, वो सीधा लाइन नंबर 22 पर आ जाएगा, ठीक है। तो प्रोग्राम एक बार चला कर देखते हैं। ./a.out एंटर करता हूँ, वो मुझसे नंबर मांग रहा है, नंबर 1 एंटर कीजिए। नंबर 1 में 2 एंटर करता हूँ, नंबर 2 1 एंटर करता हूँ, नंबर 3 3 एंटर करता हूँ, नंबर 4 4 एंटर करता हूँ, नंबर 5 -2 एंटर करता हूँ। तो अब मुझे ब्रेक से डायरेक्ट लाइन नंबर 22 सम मिल जाएगा। तो मुझे सम मिल रहा है, ठीक है। मतलब जैसे ही मैंने नेगेटिव नंबर डाला, कंडीशन चेक हुई और ब्रेक हो गया, मतलब यहाँ से रिटर्न डायरेक्ट लाइन नंबर 22 के पास आ चुका है। तो ये काम होता है ब्रेक का। कभी हमें किसी कंडीशन पर ब्रेक करना हो कि अगर ये कंडीशन
आती है तो आपको पूरा प्रोग्राम बंद कर देना है, ठीक है। तो ये काम होता है ब्रेक का। बात करते हैं कंटिन्यू की। कंटिन्यू का ये काम होता है कि हमें कोई एक कंडीशन पर छोड़कर फिर से एग्जीक्यूट कर देना है, ठीक है। मतलब अगर प्रीवियस प्रोग्राम की ही बात करें कि अगर कोई नेगेटिव नंबर यूज़र एंटर कर देता है तो आपको उस नेगेटिव नंबर को कुछ नहीं करना है, आपको फिर से लूप स्टार्ट कर देना है। फिर से मतलब कि आपको उसके बाद का कोई भी एग्जीक्यूट नहीं करना है और नेक्स्ट लूप को वापस से इंक्रीमेंट करके स्टार्ट कर देना है। तो इस प्रोग्राम की बात करते हैं। सेम प्रोग्राम है लेकिन यहाँ पर हम कंटिन्यू स्टेटमेंट का यूज़ करेंगे। यूज़र से नंबर एंटर लिया, स्कैन करवाया और यहाँ फिर कंडीशन चेक कर रहे हैं क्या नंबर लेस देन 0 है तो कंटिन्यू कर दो। मतलब अगर मैं नेगेटिव नंबर डालूँगा तो कंटिन्यू पर जैसे ही रिटर्न आएगा तो ये रिटर्न सीधा जाएगा हमारे प्रोग्राम की फॉर लूप की फर्स्ट लाइन पे, ठीक है। तो यहाँ पर ये i++ जो है, i की वैल्यू जो भी होगी वो एक इंक्रीमेंट हो जाएगी और लूप हमारा फिर से एग्जीक्यूट होने लग जाएगा। जब तक नेगेटिव वैल्यूज़ नहीं आएंगी तब तक पूरा लूप चलेगा और जैसे ही नेगेटिव आती है उसके नीचे का लाइन ऑफ कोड एग्जीक्यूट नहीं करेगा और फिर से लूप चला देगा। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है? ब्रेक स्टेटमेंट क्या करता है कि जैसे ही ब्रेक मिलेगा वो उस पूरे लूप को टर्मिनेट कर देगा, लूप को ख़त्म करके बाहर आ जाएगा। लेकिन कंटिन्यू क्या करेगा, सिर्फ उस नंबर को छोड़कर, उस वाले लूप को छोड़कर वापस से फॉर लूप के अंदर आकर फिर से उसकी प्रोसेस चालू कर देगा जब तक उसकी कंडीशन फॉल्स नहीं आती है। तो कंटिन्यू वाला चलाकर देखते हैं। G++ continue.c ./a.out। नंबर 1 एंटर मांग रहा है 1, नंबर 2 2, नंबर 3 3, एक नेगेटिव नंबर देते देता हूँ -3। तो उसने कुछ नहीं किया, वापस से वो नंबर 5 मांग रहा है। नंबर 5 देता हूँ, नंबर 6 देता हूँ, नंबर 7 देता हूँ, फिर एक नेगेटिव नंबर देता हूँ, फिर एक पॉजिटिव देता हूँ, फिर एक नेगेटिव नंबर दे देता हूँ, ठीक है। और जब मैं एंटर करता हूँ, मतलब मेरे 10 बार का लूप ख़त्म होने आया है, तो जो नेगेटिव नंबर्स मैंने डाले हैं ये जो है ये कंपाइलर इग्नोर कर देगा, मीन्स इनको सम के अंदर ऐड नहीं करेगा। तो टोटल मेरा हो रहा है 27। उसने इन नंबर्स को जो नेगेटिव नंबर्स हैं उनको ऐड नहीं किया, उनसे डायरेक्ट वो कंटिन्यू हो गया है, ठीक है। तो ये होता है कंटिन्यू स्टेटमेंट। ब्रेक और कंटिन्यू स्टेटमेंट हम लूप्स के अंदर यूज़ करते हैं, ठीक है। लाइन नंबर 10 स्विच स्टेटमेंट, और हमारे पास आते हैं प्रोग्राम्स। स्विच स्टेटमेंट की हम बात करते हैं, उसके पहले मैं बता दूं आपको कि हमारे पास कुछ प्रोग्राम्स होते हैं, ठीक है। कुछ प्रोग्राम्स है, इन प्रोग्राम्स की आप लोग प्रैक्टिस करिए। इन प्रोग्राम्स का आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सभी प्रोग्राम्स जो है डिसीजन मेकिंग, इफ एल्स, एल्स इफ, स्विच, ब्रेक, कंटिन्यू, लूप्स, इन्हीं पर डिपेंडेंट है, ठीक है। कर लेते हैं कि स्विच स्टेटमेंट क्या होता है। जिस तरीके से हमने इफ़ एल्स कंडीशंस की बात की, इफ़ एल्स में हमारे पास इफ़ एल्स लैडर की बात की, इफ़ एल्स लैडर में हमारे पास कुछ कंडीशंस होती है, 2 या 3 कंडीशंस हम चेक कर लेते हैं। वैसे ही हमारे पास स्विच स्टेटमेंट होता है कि स्विच स्टेटमेंट में हमारे पास बहुत सारी कंडीशंस होती है, बहुत सारे केसेस होते हैं। कोई भी एक केस जब ट्रू हो जाता है तो वो उसका ब्लॉक एग्जीक्यूट कर देता है, ठीक है। तो स्विच केस का सिंटैक्स कुछ इस तरीके का होता है कि स्विच, उसके अंदर उसकी कंडीशन, कर्ली ब्रेसेस के अंदर कुछ केसेस होते हैं, केसेस के अंदर लाइन ऑफ कोड, और लाइन ऑफ कोड के बाद एक ब्रेक स्टेटमेंट होता है। अगर ब्रेक स्टेटमेंट नहीं रखेंगे तो उसके बाद के भी सारे लाइन ऑफ कोड एग्जीक्यूट हो जाएंगे। एक डिफ़ॉल्ट हमारे पास केस होता है, ठीक है, कि अगर कोई सा भी केस मैच ना हो तो डिफ़ॉल्ट वाला केस चल जाए। तो कुछ इस तरीके से हम देखते हैं कि हम एक सिंपल कैलकुलेटर बना रहे हैं, ठीक है। तो हम यूज़र से एक ऑपरेटर लेंगे कि प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड क्या करना है, और 2 नंबर्स लेंगे जो कि डबल टाइप के होंगे, ठीक है। डबल टाइप के नंबर जो फ्लोटिंग पॉइंट्स नंबर होते हैं, जो कि ज़्यादा बड़े नंबर होते हैं, फ्लोटिंग वाले 15 डेसिमल्स वाले, उन्हें हम डबल कहते हैं। तो वो वाले नंबर्स हम यूज़र से इनपुट लेंगे।
प्रोग्राम चलेगा, printf पर एक मैसेज होगा स्क्रीन पर, ऑपरेटर हम यूज़र से इनपुट लेंगे कि ऑपरेटर और उसके बाद हम दोनों ऑपरेंड्स जो है वो भी इनपुट लेंगे यूज़र से। जब हम किसी डबल नंबर को इनपुट लेते हैं या आउटपुट करते हैं तो उसके लिए फॉर्मेट स्पेसिफायर हमें LF लगाना होता है, ठीक है। और अगर हम किसी इंटीजर को लेते हैं तो %d लगाना होता है, किसी कैरेक्टर को लेते हैं तो %C फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज़ करना होता है। अगर हम वो यूज़ ना करते हुए ही इनपुट लेंगे तो हमें कंपाइलर एरर देगा। स्विच स्टेटमेंट के अंदर क्या होता है कि अगर यूज़र ने प्लस ऑपरेटर दिया तो हम यहाँ पर ऑपरेटर वेरिएबल का यूज़ करेंगे। अगर यूज़र ने प्लस वेरिएबल दिया तो ये स्विच स्टेटमेंट चेक करेगा कि ये जो केसेस है इनके अंदर जो कॉमास के अंदर लिखे हुए हैं ये किससे मैच हो रहा है, कौन सा ऑपरेटर मैच हो रहा है। अगर प्लस दिया तो ये वाला केस एग्जीक्यूट होगा, अगर माइनस दिया तो ये वाला केस एग्जीक्यूट होगा, मल्टीप्लाई देंगे तो ये वाला केस एग्जीक्यूट होगा, और अगर डिवाइड देंगे तो डिवाइड वाला केस एग्जीक्यूट होगा। और अगर हमने इन चारों से अलग ऑपरेटर दिया तो डिफ़ॉल्ट वाला केस एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। डिफ़ॉल्ट केस हमें हर बार बनाना होता है क्योंकि अगर कोई सी भी कंडीशन मैच ना होती हो तो डिफ़ॉल्ट वाली कंडीशन चल जाए, ठीक है। printf के अंदर आप लोग देख रहे हैं कि .1lf दोनों को ऐड कर रहे हैं हम और इक्वल टू .1lf दे रहे हैं, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं कि जो डबल वाला नंबर दे रहे हैं ये 15 डेसिमल्स तक लिखा जाता है, तो हम उसे सिर्फ उसका प्रेसिजन सिर्फ एक नंबर तक ही रख रहे हैं, ठीक है। एक नंबर तक के प्रेसिजन को ही हम ऐड करके रिज़ल्ट में भी एक नंबर तक का ही प्रेसिजन देंगे, ठीक है। दोनों का एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न। तो इस तरीके से हम एक सिंपल कैलकुलेटर बना सकते हैं स्विच की मदद से। मैं इसे चला कर देखता हूँ। स्विच .c स्विच ऑपरेटर टोकन लाइन नंबर 5 पर एरर दे रहा है हमें कुछ, एंड लाइन नंबर 9 पर भी एरर दे रहा है। टाइप स्पेसिफायर बिफोर टोकन, कैरेक्टर ऑपरेटर, फ्लो कंट्रोल, स्विच ऑपरेटर। यहाँ पर हमारी कंडीशंस तो सारी ट्रू हैं। G++ switch.c character operator, कन्वेंशन मैंने ऑपरेटर का नेमिंग कन्वेंशन शायद कुछ गलत किया था तो उसकी वजह से एरर आ रहा था, तो मैंने उसे ऑपरेटर 1 कर दिया है, ठीक है। तो जब मैं ऑपरेटर 1 करके इसे कंपाइल करता हूँ G++ switch.c, तब मेरा प्रोग्राम सही से रन होता है। a.out करता हूँ, मुझसे वो मांग रहा है कि एंटर अन ऑपरेटर, एक ऑपरेटर एंटर कीजिए। मैं प्लस ऑपरेटर एंटर करता हूँ, वो 2 नंबर्स मांग रहा है तो मैं देता हूँ 20.0, सेकंड नंबर देता हूँ 30.0। दोनों का एडिशन जो है मुझे 50.0 मिल रहा है, ठीक। मैं दूसरी कंडीशन चेक करता हूँ सब्सट्रैक्शन के लिए, 2 नंबर एंटर करता हूँ 30.0, 20.0 एंड द रिज़ल्ट इज़ 10.0। अब पॉइंट के बाद एक ही नंबर आ रहा है, एक ही डिजिट आ रहा है, तो इसके लिए हमने क्या किया, .1lf जो लगाया है, तो इससे जो है पॉइंट के बाद सिर्फ एक ही नंबर आएगा, ठीक है। तो आज तक का हमारा इतना ही। अगले लेक्चर्स में हम आगे कंटिन्यू करते हैं। आप लोग इन प्रोग्राम्स का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इन प्रोग्राम्स को ट्राई कीजिए। even odd character is a vowel or consonant, find the largest number among 3 numbers, all roots of a quadratic equation, बहुत सारे 24 प्रोग्राम्स मैंने यहाँ पर नोट डाउन किए हुए हैं। तो आप इन प्रोग्राम्स की प्रैक्टिस कीजिए। मिलते हैं अगले सेशन में। थैंक यू।